कहते हैं सोने की कलम शायद विरासत में मिल जाए, सोने की कलम शायद विरासत में मिल जाए, पर लिखना क्या है इसका ज्ञान ना हो तो सब व्यर्थ ही है। अगर आप किसी को आप सोने की कलम उसके विरासत में मिला, उसके बाप दादे से मिल गया है, लेकिन उसको लिखना ही नहीं आता है, तो उस कलम की उसके लिए क्या अर्थ है, क्या उसके लिए कलम वो जो है अदा कर रहा है रोल, वो उसको पता ही नहीं है। वो कलम सोने का है, उससे वो उसको कोई लेना देना नहीं है, या प्लास्टिक का है उससे भी कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आपके पास प्लास्टिक का ही कलम है और किसी के पास सोने का कलम है, अगर आपको लिखना आता है, आप को ज्ञान है आपके पास में, तो आप उससे बड़े हैं। तो सबसे पहले क्या, सोने की कलम होने से नहीं होता है, उसका ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो वो क्या हो गया, सोने का कलम भी व्यर्थ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज ये जो सेशन होने वाला है ये एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सेशन होगा, जिसमें हम आपको जो कि 23 अक्टूबर 2017 का क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर, जो कि पूछा गया है एसएससी एमटीएस के द्वारा। टीसीएस जो पेपर करती है एसएससी एमटीएस का, इसका क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं समय को वेस्ट किए बिना। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है अटल पेंशन एपीएस, अटल पेंशन एपीएस के श्रमिकों पर केंद्रित योजना है। अटल पेंशन एपीएस डॉट डॉट के श्रमिकों पर केंद्रित योजना है। ऑप्शन है फर्स्ट औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिक, वित्तीय क्षेत्र के, कारपोरेट क्षेत्र के, असंगठित क्षेत्र के। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा अटल पेंशन योजना एपीएस भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। किसका, असंगठित क्षेत्र। फोर्थ नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा भारत का प्रमाणित समय तय करता है। तो बताइए ये जो रेखा दिया गया आपको चार, इनमें से कौन सी रेखा भारत के प्रमाणित समय को तय करती है। तो 85.5 डिग्री पूर्व, 86.5 डिग्री पूर्व, 84.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व। तो इसको आप दशमलव भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो 82.5, 85.5, 86.5, 84.5 ऐसे भी पढ़ सकते हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताना आपको क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्व, मतलब 82.5 डिग्री पूर्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीआईसीआई का वह संक्षिप्त रूप क्या होगा। मतलब आईसीआईसीआई का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया, तो बताइए इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। इंडियन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड क्रेडिट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कोई भी विकल्प सही नहीं है, तो बताइए इसका सही कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा 2 नंबर, इंडस्ट्रियल क्रेडिट्स एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो बताइए गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ है। कार्बी आंगलोंग असम में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, राजगीर बिहार में, मैसूर कर्नाटक में। कहाँ पे है गर्म पानी अभ्यारण्य। तो यह है कार्बी आंगलोंग असम में। फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो बताइए यूनेस्को के द्वारा जो विश्व विरासत स्थल घोषित किया जाता है उसमें स्थान दिया गया है महाबोधि विहार को। ये किस भारतीय राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार। बिहार के गया जिले में स्थित है। कहाँ पे है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो गया, कहाँ पे, गया जिले में स्थित है महाबोधि विहार। यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर स्थल में शामिल एकमात्र बोध गया में एक बौद्ध मंदिर बना है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में ही। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। डॉट डॉट अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। दलहन का, पारिवारिक कृषि का, विकास हेतु सतत पर्यटन का, प्रकाश आधारित तकनीक का। तो किसके लिए आपको बताना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर, विकास हेतु सतत पर्यटन का। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2017 को विकास हेतु सतत पर्यटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र का यह कदम पर्यटन को बढ़ावा देकर गरीबी निवारण, पर्यावरण संरक्षण एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु एक प्रयास है। संयुक्त राष्ट्र की वह
यह पहला एजेंडा 2030 के लक्ष्यों की प्राप्ति में एक मील का पत्थर भी साबित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है भारी जल ... है। तो क्या है भारी जल, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है वर्षा जल, pH 7, ट्रिटियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आपको बता दें भारी जल जो होता है इसका सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O। तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर 82 का भारी जल का ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगर आपसे पूछा जाता है भारी जल का खोज किसने किया था, तो आप इसको कैसे याद करेंगे? तो भारी जल का खोज किया था यूरे। किसने किया था? यूरे। ये आप नोट कर लीजिएगा, भारी जल का खोज किसने किया? तो यूरे ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन। हास्य गैस क्या है? मतलब हंसाने वाली गैस। आपसे पूछा जाता है हास्य गैस, तो हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेराऑक्साइड। तो बताइए कौन सी गैस है जिसको लाफिंग गैस कहा जाता है या हास्य गैस कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या आ जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे प्रायः लाफिंग गैस कहा जाता है, NOx कहा जाता है। एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र N2O होता है। क्या होता है? N2O। ये कौन सा है? हास्य गैस है, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड इसका शॉर्ट नेम होता है। फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के समान होता है? तो बताइए यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से किसका विमीय सूत्र जो है आवेग के विमीय सूत्र के समान होता है? आयतन, संवेग, बल आघूर्ण, संवेग के परिवर्तन की दर। तो बताइए किसका करेक्ट हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा आपको संवेग। संवेग का जो विमीय सूत्र होता है ये किसका? आवेग के विमीय सूत्र के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो अगला क्वेश्चन है जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है? तो कोई भी धातु, सोना, चांदी, लोहा, किसी भी चीज़ का बना हुआ अगर अंगूठी हो उसको गर्म करेंगे तो वह क्या होगा? फैलता है, सिकुड़ता है, अपने व्यास के अनुसार फैलता है या सिकुड़ता है, अपने फैलाव के गुणांक के अनुसार फैलता है या सिकुड़ता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट नंबर फैलता है। कोई भी धातु का अंगूठी है तो उसको अगर हम गर्म करेंगे तो वह क्या होगा? फैलेगा। तो फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों का अध्ययन कहलाता है। तो बताइए फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं और शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से नोट कीजिएगा। कवक के अध्ययन और शैवाल के अध्ययन, तो क्या हो जाएगा? कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। तो आपको याद करना होगा, कैसे याद करेंगे इसको? हम एक आपको ट्रिक बताते हैं, साफ काम। क्या याद करना आपको? साफ काम। स्व से शैवाल, इसका अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। क से कवक, इसका अध्ययन क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। तो चलिए अगला इस क्वेश्चन का आंसर को देख लेते हैं। ऑप्शन है स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पोडोलॉजी, पोमोलॉजी। तो फलों का अध्ययन क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। फोर्थ नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फल के अध्ययन को पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो बताइए पीयूष ग्रंथि ये कहाँ स्थित होता है? यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सा ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? 10th में आप पढ़े होंगे कि ये बहुत सारे और अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी काम करता है। तो कहाँ होता है? मस्तिष्क में, गुर्दा में, जिगर में, आंत में। तो बताइए कहाँ होता है ये? तो मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मक्का में परागन कैसा होता है? तो आपको पता ही होगा परागन किसे कहते हैं। तो परागन क्या होता है? जब परागकण का परागकोश से निकलकर उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। उसी पौधे नहीं, आप डायरेक्ट जान सकते हैं। परागन जब परागकण का परागकोश से निकलकर किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। तो ये परागन 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन मतलब होता है वैसा परागन जिसमें परागकण परागकोश से निकलकर उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, उसे स्वपरागन कहते हैं। परपरागन में परागकण निकल करके किसी अन्य पौधे के पुष्प पर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं? परपरागन कहते हैं।
तो इसमें हम जानेंगे पर परागन के बारे में। ये जो है पूछा गया आपको मक्का के बारे में। तो मक्का में परागन कैसा होता है? स्वपरागन, कीटों द्वारा, वायु द्वारा, वर्षा द्वारा। तो मक्का में जो परागन होता है किसके द्वारा होता है? ये होता है आपको वायु द्वारा। किसके द्वारा? वायु द्वारा, एयर द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मतलब साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये 2016 में किसे दिया गया था? बॉब डीलन, जुआन मैनुअल सेटोस, ओलिवर हार्ट, जे माइकल कोस्टर लिटर्स। तो बताइए किसको दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिया गया था ये बॉब डीलन को। उसको बॉब डीलन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उन्हें अमेरिकी गीतों की परंपरा में नई अभिव्यक्ति के सृजन के लिए किसके लिए दिया गया था? अमेरिकी गीतों की परंपरा में नई अभिव्यक्ति के सृजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके द्वारा अधिक बचत की जाती है? तो बताइए भारत में किसके द्वारा अधिक बचत की जाती है? सार्वजनिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, कारपोरेट क्षेत्र, निजी क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घरेलू क्षेत्र के द्वारा। किसके द्वारा? घरेलू क्षेत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया था? आपसे पूछा जाए कि अस्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर द्वारा लागू किया गया था? तो ये इसका आंसर बताना है। फर्स्ट है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब किया गया था? 1793 में। आपको ईस्वी भी याद रखना है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में मुगल पेंटिंग अपने शिखर पर पहुंचे? किसके शासनकाल में मुगल पेंटिंग जो था ये अपने चरमोत्कर्ष मतलब शिखर पे थी, बहुत अधिक प्रसिद्ध थी? अकबर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर के शासनकाल में। किसके? जहांगीर। जहांगीर चौथा मुगल सम्राट था जिसने 1605 से 1627 तक यानी 22 वर्ष तक भारत पर शासन किया। कब क्या था? 1605 से 1627 तक शासन किया था और ये कौन सा था? चौथा मुगल शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेटेराइट मिट्टी का विकास इनमें से किसका परिणाम होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का जो विकास होता है किसके कारण होता है? जलोढ़ के निक्षेप के कारण, लोयस के निक्षेप के कारण, निक्षालन के कारण, लगातार वनस्पति आवरण के कारण। तो बताइए किसके कारण होता है? निक्षालन के कारण। थर्ड नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। यह मिट्टी प्रायः उन उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है जहाँ पाई जाती है जहाँ ऋतु निष्ठ वर्षा होती है। इस मिट्टी का रंग लाल होता है लेकिन यह लाल मिट्टी से अलग होती है। यह मिट्टी अम्लीय होती है। क्या होती है? मिट्टी अम्लीय। इसका पीएच मान अगर पूछा जाए तो ये होता है 4.0 से 5.0। कितना होता है? 4.0 से 5.0। तो आपको पता होगा अम्लीय जो होता है 7 से कम, ये 7 उदासीन हो गया। 7 से अगर प्लस में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्षारीय। और 7 से माइनस में जाएंगे तो अम्लीय। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो बताइए भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को कहाँ देखते हैं? प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 1 में। तो किस में देखते हैं? बताइए भारत के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को। तो इसको हम देखते हैं प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। किस पर आधारित है ये भी पूछा जाता है। तो पीटी नेहरू, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1947 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया। प्रस्ताव में संविधान के मूलभूत सिद्धांत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर, बलराम भगत, सुमित्रा महाजन, एस राधाकृष्णन। तो राज्यसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे पहले वो कौन थे? तो बताइए जीबी मावलंकर, बलराम भगत, सुमित्रा महाजन, एस राधाकृष्णन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर इसका 4 नंबर एस राधाकृष्णन। क्या हो जाएगा? एस राधाकृष्णन। ये क्या थे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले अगर तो क्वेश्चन दिया गया है आपको। उससे पहले हम इसके ऊपर कुछ आपको बता दें कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? राज्यसभा के जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? भारत के राज्यसभा के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं।
जो राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है, यानी यह राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। किसके अध्यक्ष? राज्यसभा के। भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे एस राधाकृष्णन, और यही राज्यसभा के पहले अध्यक्ष होंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणितीय और तार्किक कार्यों को निष्पादित करने वाला प्रोसेसर क्या कहलाता है? तो बताइए क्या कहलाता है गणितीय और तार्किक कार्यों? कौन सा गणितीय और तार्किक कार्यों का निष्पादित करने वाला प्रोसेसर क्या कहलाता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल नेम होता है, LLU, माइक्रो प्रोसेसर, रैम। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ALU। क्या हो जाएगा? ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका फुल नेम क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिकल यूनिट, क्या? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चले तो यहाँ देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन है बबीता कुमारी, नरसिंह यादव, PV सिंधु, साक्षी मलिक। तो बताइए किसने जीता था रियो ओलंपिक में प्रथम पदक भारत के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो साक्षी मलिक। किसने जीता? साक्षी मलिक। 4th नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साक्षी मलिक एक भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान है। 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में उन्होंने 58 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक? कांस्य पदक। किसमें? 58 किलोग्राम वजन में। वे ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान और देश की चौथी महिला ओलंपिक पदक विजेता बन गई। उन्होंने पहले ग्लासगो में 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। कब जीता था? 2014 में क्या जीता था? रजत पदक। और ये जो है दोहा में 2015 एशियाई कुश्ती चैंपियन में कांस्य पदक जीता था। कब? 2015 में। कहाँ पे? दोहा में, जो कतर की राजधानी दोहा है वहाँ पे भी कांस्य पदक जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन क्या दिया गया? पोलियो वैक्सीन। आपको हम बताए थे इससे पहले वाला में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो करवाए थे इससे पहले वीडियो में। तो पोलियो वैक्सीन किसने विकसित की थी? ये क्वेश्चन उसमें भी आपको पूछा गया था। तो ऑप्शन है मेरी क्यूरी, जोनास साल्क, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो बताइए पोलियो वैक्सीन को किसने खोजा था? तो इसकी जो खोज की थी जोनास एडवर्ड साल्क। पूरा नाम क्या हो जाएगा? जॉन ई साल्क इसको बोलते हैं, जोनास एडवर्ड साल्क। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के थे? अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता और विषाणु वैज्ञानिक थे। उन्होंने पहली सफल पोलियो टीका में से एक ही खोज की और उसे विकसित किया। तो पोलियो टीका का खोज किया था किसने? जॉन ई साल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लेइंग इट माई वे ... की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? प्लेइंग इट माई वे। तो बताइए किसकी आत्मकथा है? सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। ये पूर्व भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। और ये इसका लोकार्पण कब किया गया था? ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे तो 5 नवंबर 2014 को। कहाँ किया गया था? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई। और इससे रिलेटेड कुछ तथ्य आपको हम बता दें। मुंबई में इसका लोकार्पण किया गया था 5 नवंबर 2014 को किया गया था। और ये उनके 24 वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर और उसके जीवन के पहलुओं को सारांशित करता है, जिन्हें अब तक सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। पाकिस्तान में चीन की सहायता से कौन सा गहरा जल बंदरगाह बनाया जा रहा है? तो बताइए चीन की सहायता से पाकिस्तान में कौन सा बंदरगाह बनाया जा रहा है? ग्वादर, कराची, चाबहार, सत अल अरब। तो कौन सा बंदरगाह बनाया जा रहा है? तो ग्वादर बंदरगाह। किसकी मदद से? चीन की मदद से। यह बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर के अरब सागर पर स्थित एक गहरा समुद्री बंदरगाह है।
चीन द्वारा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे योजना के हिस्से के रूप में ग्वादर विकसित किया जा रहा है। इसे महत्वाकांक्षी वन बेल्ट, वन रोड और समुद्री सिल्क रोड परियोजना के बीच एक लिंक माना जाता है। चलिए, अच्छा से ये सेशन आज का समाप्त हो चुका है। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर से आपको कहना चाहेंगे कि सोने की कलम शायद विरासत में मिल जाए, पर लिखना क्या है इसका ज्ञान ना हो तो सब व्यर्थ हो जाएगा। अगर विरासत में भी आपको सोने की कलम मिल जाता है और लिखना आपको आता ही नहीं है, ये सारा क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात कहनी थी आप लोगों से, आप लोग इसके PDF के बारे में बोल रहे थे। ये जो क्वेश्चन आपको हम कराए हैं, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जा करके वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा PDF के रूप में। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।